अब देखिएगा रियल एनालिसिस में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर सीक्वेंस था। अब चैप्टर नंबर 6 में भी सीक्वेंस ही है, लेकिन वो सीक्वेंस जो है वो फंक्शंस की है। यानी कि जो चैप्टर नंबर 5 है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, और यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो है फंक्शन की सीक्वेंस। और इसके लिए आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे। तो इस वाले चैप्टर में दो तरह के सीक्वेंस मिलेंगे आपको, या तो सीक्वेंस या तो सीरीज मिलेगी, सीक्वेंस मिलेगी फंक्शन की, या आपको फंक्शन की सीरीज मिलेगी, और उनका कन्वर्जेंट जो है वो चेक करना है। तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमने कुछ टेस्ट बनाए हुए हैं जो कि आगे आएंगे, और उस तरह से जो है हम पता करना है कि हमारा जो सीक्वेंस होगी फंक्शन की वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिएगा किस तरह से सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सबसे पहला टॉपिक है 6.1। जिस तरह से सीक्वेंस की डेफिनेशन दे रहे थे लिमिट लेने के लिए, उसी तरह से इसकी डेफिनेशन होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, लेट एक्स बी एनी सेट। जब आप फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन में रखने के लिए स्मॉल एक्स लाएंगे, तो वो स्मॉल एक्स जो है वो इस कैपिटल एक्स वाले सेट से आएगा। Let capital X be any set and f be a function from x to r for each n belongs to n, और f के सफिक्स में n डाल दीजिएगा। तो ढेर सारे मेरे पास फंक्शन है f1 f2 करके, और f1 be a function from x to r for each n belongs to n, यानी कि fn such that x belongs to r। तो यानी कि fn जो है f1 f2 f3 डॉट डॉट मेरे पास फंक्शन होंगे, उसमें जो आप x लेकर के आएंगे वो कैपिटल x वाले सेट से आएगा, और आंसर जो है वो रियल नंबर आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ऐसी सीक्वेंस के बारे में बात चल रही है जिसमें फंक्शंस होंगे, और उस फंक्शन का जो आंसर होगा सबका वो एक रियल नंबर होना चाहिए। द सीक्वेंस fnx ऑफ फंक्शन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f और x। देख लीजिएगा यहाँ लिखा है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f, तो यानी कि सीक्वेंस जो है f पर कन्वर्ज कर रही है, तो यानी कि लिमिट जो है इसकी f है ऑन s। a फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड m बिलोंग्स टू n डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट। अब देखिएगा जिस तरह से सीक्वेंस की डेफिनेशन थी वैसे यहाँ हो गया है। मोड fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m, और कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल x। तो यानी कि जिस तरह से सीक्वेंस में डेफिनेशन लिख रहे थे उसी तरह से आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी डेफिनेशन लिखी है वही, बस एक चीज ये फालतू आ गई है x बिलोंग्स टू x। फिर दूसरी अगली डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। अब इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक होगा कि हमें फंक्शन की सीक्वेंस मिलेगी, तो फंक्शन की सीक्वेंस के लिए तो डेफिनेशन हो चुकी है। दूसरा क्या होगा, सीरीज मिलेगी फंक्शन की सीरीज मिलेगी। तो फंक्शन की सीरीज जब हम मिलेगी तो हम क्या करेंगे, सीरीज के n पदों को जोड़ करके fnx बनाएंगे। क्या करेंगे, सीरीज के n पदों का योग करके फंक्शन बनाएंगे fnx। तो उससे हमें फंक्शन की एक सीक्वेंस मिल जाएगी। अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम कह देते हैं कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यानी कि जब सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हम चेक करने जाएंगे तो सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक नहीं करेंगे, उसकी जगह हम सीरीज के n पदों को जोड़कर fnx बनाएंगे। यानी कि पहले पद से f1 बना लीजिएगा, दो पदों को जोड़ करके f2 बना लीजिएगा, तीन पदों को जोड़ करके फंक्शन f3 बना लीजिएगा, चार पदों को जोड़ करके फंक्शन f4 बना लीजिएगा, और डॉट डॉट n पदों को जोड़ करके फंक्शन fn बना लीजिएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें फंक्शन की सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगी, और ऊपर वाली डेफिनेशन फॉलो कर देंगे और हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो यानी कि सीरीज की जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी होगी तो उसमें सीरीज के पद ना लेकर के फंक्शन जनरेट करना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite unx is said to be uniformly convergent on x if sequence snx। देखिएगा unx तो सीरीज में पहला पद u1 है, दूसरा u2 है, डॉट डॉट। अब यहाँ देखिएगा सीक्वेंस बनाएंगे snx converge uniformly on x where snx is equal to u1x plus u2x plus dot dot unx। तो यानी कि सीरीज, अगर आप कह रहे हैं कि सीरीज आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी जो सम से बनेगी उसे कन्वर्ज करना पड़ेगा, और जहाँ snx का मतलब होगा u1x plus u2x plus dot dot unx। फिर आगे आ जाता है
Thus is series summation n is equal to 1 to infinite unx convert uniformly to sx on x if for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that mod xns minus xx less than epsilon for n greater than equal m और x belongs to x। तो इस वाले चैप्टर में क्या ध्यान रखना है, दोनों की एक तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो जाएगी और एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज, एक सीरीज मिलेगी। तो फंक्शन की सीक्वेंस के लिए तो डायरेक्ट एप्लीकेशन लगेंगे, लेकिन अगर आपको सीरीज मिलती है फंक्शन की तो पहले उसके n पदों को जोड़ करके आप सम तैयार करेंगे, चाहे उसे SN(x) कह दीजिएगा fx कह दीजिएगा, फिर उसके बाद डेफिनेशन लगेगी। तो थोड़ा सा स्टेप सीरीज के पदों में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद आता है इसमें 6.2 में है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से हम जो है कॉची थ्योरम कर रहे थे सीक्वेंस में। ये है थ्योरम 1, लेट x be any set and fn such that x tends to R for every value n belongs to n, the sequence fnx converge uniformly to f from x to R if and only if for every epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that mod fnx minus fmx less than epsilon for n comma बल्कि नंबर n comma p greater than equal m comma x belongs to capital X। तो जिस तरह से सीक्वेंस में जाकर के कन्वर्ज की डेफिनेशन आ रही थी तो वहाँ पर एक्स में से एल घट रहा था, लेकिन जब कॉची सीक्वेंस आ गई थी तो दो पदों का डिफरेंस आ गया था। तो उसी तरह से देखिएगा एम से आगे कोई भी नंबर आप दो चुन लीजिएगा एन और पी, और यहाँ एफ एन एक्स माइनस एफ पी जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये उसी तरह से है जिस तरह की रियल नंबर में कॉची सीक्वेंस होती है उसी तरह से जो है फंक्शन की भी कॉची सीक्वेंस है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पर इफ एंड ओनली लिखा हुआ है तो दो बार क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। तो पहले मैं सीक्वेंस को कन्वर्ज मान करके चलता हूं। बी सपोज दैट सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्ज टू एफ ऑन एक्स। तो मैंने मान लिया है कि फंक्शन की जो सीक्वेंस एफ एन एक्स है वो कन्वर्ज कर रही है एफ पर। अब इसके लिए अपनी कन्वर्जेंट की मैं डेफिनेशन लगा देता हूं। दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m belongs to capital N such that mod fnx minus fx less than epsilon by 2 for n greater than equal m comma x belongs to capital X। इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन जो है हमने ट्रू मान ली है और यहाँ पर मैंने आधा एप्सिलॉन डाला है। तो आधा एप्सिलॉन डालने का मतलब है कि मैं इसके दो पार्ट जो है वो करने वाला हूँ। आप थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिएगा एफ एन और एफ पी चाहिए और यहाँ भी एन भी जो है एम से बड़ा है और पी जो है वो एम भी बड़ा है। और इक्वेशन नंबर 1 मेरी ट्रू है जब भी मेरा एन जो है कोई भी नंबर मेरा जो है एम से बड़ा हो जाएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं फॉर टेकिंग फॉर एन कॉमा पी ग्रेटर देन इक्वल एम मोड एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ पी एक्स मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल प्लस मोड एफ एक्स माइनस एफ पी एक्स। मोड से माइनस खत्म कर दीजिएगा। मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स प्लस मोड एफ पी एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर एन और पी दोनों नंबर जो है वो मेरे एम से बड़े हैं तो इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लीजिएगा। यूज इक्वेशन 1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो रिजल्ट प्रूव हो चुका है एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन कॉमा पी ग्रेटर देन इक्वल एम कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस। अब इसका उल्टा करते हैं कन्वर्स। अब सबसे लास्ट इक्वेशन को जो है वो ट्रू मान लेते हैं। वी टेक मोड एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एम एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसे हम ट्रू मान रहे हैं। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमें कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यहाँ पर बनानी है। अब सीक्वेंस, अब यहाँ पर ये कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। हमें पता है कि कॉसी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो ऐसे लिख देते हैं बाई इक्वेशन 2 सीक्वेंस एफ एन एक्स इज कॉसी सीक्वेंस विच इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो इक्वेशन नंबर 2 हमसे ये कहती है कि जो सीक्वेंस एफ एन एक्स है वो एक कॉसी सीक्वेंस है और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से हम पहले ही जानते हैं कि जो कॉसी सीक्वेंस होती है वो हमेशा कन्वर्ज करती है। तो कन्वर्ज जो करती है तो वो अपनी लिमिट पर कन्वर्ज करती है। अब उसमें लिमिट लेने जा रहे हैं दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स exits for all x belongs to x। अब कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि कॉसी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो कन्वर्ज अगर करती है तो उसकी लिमिट जो है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। तो हमने लिख दिया है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स एग्जिट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो ऐसे मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो हमने मान लिया है कि जब लिमिट लेंगे तो लिमिट लेने के बाद जो है अब वो एफ एन एक्स जो है वो आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता लग जाता है कि एफ एक्स जो है वो आ चुका है। अब एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स है। अब उसके लिए यहाँ पर एक मिनट एन कॉमा पी रह गया है। अब यहाँ पर मुझे एफ एन एक्स को एफ एक्स में बदलना है। ये तब बदलेगा जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ से पी को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ इन इक्वेशन 2 कीपिंग एन फिक्स्ड एंड पी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के एन को तो फिक्स कर लीजिएगा लेकिन पी की लिमिट डाल दीजिएगा टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब टेंड्स टू लिमिट इनफाइनाइट डालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स में। तो यहाँ पर एफ एक्स डाल देते हैं
तो ये हो जाता है मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एम कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एक्स is to imply definition complete हो गई sequence f and x converts to fx on capital X is to imply sequence f and x is uniformly convergent। जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इस प्रकार से कॉची प्रिंसिपल जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 में सिर्फ स्टेटमेंट लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है इसमें। थ्योरम नंबर 2 सीरीज के लिए है HW, ये खुद कर लेंगे, छोटा सा है सीरीज के लिए और इसका कोई इतना विशेष रोल भी नहीं है। बाकी आपको सिखाया गया था कि सीरीज के लिए अगर कन्वर्जेंस चेक करनी होगी तो सीरीज नहीं लेंगे आप, सीरीज के n पदों को जोड़ करके फंक्शन तैयार करेंगे, सम से फंक्शन तैयार करेंगे, फिर वो कन्वर्जेंस होगा तो सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंस हो जाएगी। इसका अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 2 कर लेंगे। उसके बाद 6.3 में है एमएन टेस्ट। अब आपको पहला टेस्ट सिखाया जा रहा है एमएन टेस्ट। Let f and x be a sequence of functions for x belongs to x। Let लिमिट ले लीजिएगा, f x is equal to limit n tends to infinite f and x for every value x belongs to capital X। लिमिट ले लिए हैं। अब लेट करेंगे, एक वैल्यू लेंगे mn, इसमें डालेंगे सुप्रीमा और मोड में डाल देंगे मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। देन सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्ट्स टू एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ m tends to 0 as n tends to infinite। प्रूफ अब देखिएगा, इसका प्रूफ करने वाले हैं हम। पहले स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की सीक्वेंस है। Let f and x be a sequence of function for x belongs to x। किसी सेट कैपिटल X पर आपने फंक्शन की सीक्वेंस परिभाषित करी है ना। अब उसकी लिमिट लेते हैं। Let f x is equal to limit n tends to infinite f and x for every value x belongs to x। फिर आपने लिमिट n tends to infinite पर फंक्शन की लिमिट ली और वो आपका f x बना, ठीक है ना। तो फंक्शन की सीक्वेंस हो गई, उसकी लिमिट आ गई, दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब हमने क्या करा, मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एन एक्स में से लिमिट को घटा दिया, एफ एन एक्स में से क्या करा, लिमिट को घटा दिया और उसका मोड ले लिया और बाहर क्या लिख दिया, सेट के बाहर सुप्रीमम। तो सुप्रीमम यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीमम यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू। तो यानी कि एफ एन एक्स में से एफ एक्स को घटाओ, यानी कि लिमिट को घटाओ, उसका मोड लो और उसे एम एन में डाल दो। फिर देन एफ एन एक्स converts to fx if and only if mn tends to 0 as n tends to infinite। तो फिर जब आपकी mn की वैल्यू आ जाएगी तो mn की वैल्यू निकालने के लिए आप BSc पार्ट 1 की हेल्प ले सकते हैं।
तो एम एन टेंस टू 0 हो जाएगा एन टेंस टू इनफाइनाइट पर। अगर ऐसा हो जाता है तो सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो क्या करना है, एफ एन में से लिमिट घटाने के बाद मोड लेना है और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, और सबसे बड़ी वैल्यू की लिमिट अगर 0 आ रही होगी एन टेंस टू इनफाइनाइट पर तो आपकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये हमारा एम एन टेस्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग प्रूफ देख लेते हैं। पहले तो कन्वर्जेंट मान लेते हैं। लेट सीक्वेंस एफ एन एक्स converge to fx, then for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that mod fnx minus fx less than epsilon for n greater than equal m x belongs to capital X। यहाँ पर डेफिनेशन जो है हमने लगा दी है कि सीक्वेंस हमने कन्वर्जेंट माना है। अब यहाँ से देख लीजिएगा एम एन, चूंकि एम एन इज इक्वल टू है सुप्रीमम मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। जो एम एन है वो सुप्रीमम है ना, एम एन क्या है, सुप्रीमम है, और सुप्रीमम हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो सुप्रीमम है ये, और हमें पता है कि सुप्रीमम जो है सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हमें पता है कि मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स छोटा होगा एप्सिलॉन से, जबकि हम एम से आगे जाएंगे तो यहाँ से डेफिनेशन कंप्लीट होने जा रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एम एन लेस देन एप्सिलॉन ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल एम। जो एम एन होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एम के लिए। यहाँ पर जब मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की सारी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी वो भी एप्सिलॉन से छोटी है, तो इसलिए सुप्रीमम भी जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे इसको इम्प्लाइज मोड एम एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन इक्वल एम। अब देखिएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एम एन इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज एम एन टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस प्रकार से जो है हमारा आंसर तैयार हो जाता है। अब इसका उल्टा करते हैं, कन्वर्स। अब एम एन की लिमिट जो है 0 में डाल करके चलेंगे और सीक्वेंस प्रूव करके दिखाएंगे कि वो कन्वर्ज है। कन्वर्स we take m n tends to 0 as n tends to infinite। डेफिनेशन ले लेते हैं। then for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that, अब एम एन की लिमिट 0 आ रही है तो ये हो जाता है मोड एम एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एम कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज टू इम्प्लाइज एम एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एम एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज टू इम्प्लाइज एम एन की वैल्यू रख दीजिएगा सुप्रीमम सेट के अंदर मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एम एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और सुप्रीमम जो है वो रह गया यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन। जब सुप्रीमम छोटा है तो सारी वैल्यू छोटी हो जाएगी, इज टू इम्प्लाइज मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन इक्वल एम एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्ज टू एफ एक्स।
इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है एफ एक्स पर। अब इसके नीचे ये एग्जाम्पल दे रखा है, शो दैट द सीक्वेंस वेयर एफ एन एक्स है एन एक्स 1 minus x to the power n does not converge uniformly f n x n, or so that sequence f n x does not converge uniformly on close interval 0,1। ये ध्यान रखना, ये जो सेट है ये कैपिटल एक्स वाला सेट है, ये वाला जो क्लोज इंटरवल दिया गया है ये कैपिटल एक्स वाला सेट है। अब एमएन टेस्ट लगाने वाले हैं, इसमें एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि इस प्रकार से एमएन टेस्ट अप्लाई होगा और ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो यानी कि एमएन की जो लिमिट है वो 0 नहीं आएगी, एम की लिमिट 0 नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है आंसर में एफ एन एक्स इक्वल टू मिला हुआ है हमें एन एक्स 1 minus x to the power n for every value x belongs to close interval 0,1। मेरा एमएन टेस्ट ये कहता है कि सबसे पहले लिमिट लेकर के आइएगा। अब x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में पड़ रही है और लिमिट हमें n टेस्ट टू इनफाइनाइट डालना है, और 1 minus x की पावर n 0 और बीच के डेसिमल है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n tends to infinite f n x is equal to limit n tends to infinite n x अपॉन नीचे 1 minus x की पावर माइनस n। अब x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में पड़ रही है तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं? एल हॉस्पिटल। जब बीएससी पार्टन में एल हॉस्पिटल रूल लगाया करते थे तो उसमें लिमिट एक्स की होती थी तो डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है लिमिट स्मॉल एन की है तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर करेंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन नीचे करेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? स्मॉल एन के रेस्पेक्ट में। क्या ध्यान रखना है? डिफ्रेंशिएशन स्मॉल एन के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाता है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर n का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब 1 minus x की पावर माइनस n है और डिफरेंशिएशन जो आप कर रहे हैं वो n के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप a टू द पावर x वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 minus x टू द पावर -1 log 1 minus x। एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर यूज कर लिया आपने, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट n tends to infinite x into 1 minus x to the power n minus 1 log 1 minus x की पावर n। अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, अगर आप 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, आप 1 रखेंगे 0/0 रखेंगे। अब यहाँ लिमिट n tends to infinite है, अब यहाँ पर लिमिट n tends to infinite है तो x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में जा रही है तो 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 और 1 के बीच में कोई भी पावर है उसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे तो आंसर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। तो लिमिट जो है ये आ जाएगी 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। आपको फंक्शन की लिमिट जो है वो मिल चुकी है। अब mn को डिफाइन करते हैं। mn इक्वल टू है सुप्रीमम मोड f(x) minus f(x) such that x belongs to close interval 0,1। सुप्रीमम मोड f(x) minus f(x)। अब आपने देखा ही है f(x) की वैल्यू तो आपने देख ही ली है, f(x) ये रखा हुआ है और f(x) की वैल्यू रखी हुई है 0, तो 0 घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा mn इज इक्वल टू सुप्रीमम n(x) 1 minus x to the power n such that x belongs to close interval
0,1। अब इसे सुप्रीमम है तो इसकी जब x बिलोंग्स टू होगा क्लोज इंटरवल 0,1 में, तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो mn कहलाएगी। अब मैं 12th क्लास में जा रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम है, सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। अब ऐसे ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू nx 1 माइनस एक्स टू दी पावर n। अब यहाँ से निकालते हैं dy अपॉन dx। अब यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई आप लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा n, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n, और माइनस हो जाएगा n x 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ये dy अपॉन dx आ चुका है। एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू n। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस n 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और माइनस n इंटू n माइनस 1 और x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 2। एक माइनस अंदर से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशियल हुआ तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो n भी कॉमन आ जाएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू बाहर n स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 कर देंगे, और ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 2 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स आ जाएगा। ये वैल्यू आ चुकी है। पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0 उठाइएगा यहाँ से, n 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाती है, यहाँ dy अपॉन dx में 1 माइनस एक्स की पावर, यहाँ पर n माइनस 1 कॉमन ली गई है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, n हो जाएगा। अब जब इसे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ से तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दूसरी वाली वैल्यू में आ जाएगा एक डिफरेंशिएशन में जरा चेक कर लेता हूँ, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n एज इट इज, माइनस यहाँ पर n x एज इट इज, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n अगर हम कॉमन लेते हैं, n माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का एन एक्स, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 बनता है। अब दूसरा बनता है 1 अपॉन n प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये वैल्यू 0 में चली जाएगी। अब ये वाली वैल्यू रखते हैं एट x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, और इनटू में 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यह आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1 की पावर n माइनस 2। जब यह एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर साइन में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर वैल्यू रखनी थी, तो माइनस का 2 1 माइनस एक्स था, माइनस का n स्क्वायर हो गया, माइनस का 2, ये वैल्यू गलत हो गई है, इनटू में
माइनस 2 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n स्क्वायर ये हो जाता है n अपॉन n प्लस 1 की पावर n माइनस 2 n प्लस 1 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2n अपॉन n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस का 2n प्लस का n तो माइनस का n माइनस का 1 ये कट जाएगा तो ये हो जाता है माइनस n स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1 n की पावर माइनस 2 लेस देन 0। n तो मेरा नेचुरल नंबर है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है। लेस देन 0 आ रही है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n इज मैक्सिमम n x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1। यानी कि जो वैल्यू जिसका आप सुप्रीमम निकालने जा रहे थे जो mn है वो मैक्सिमम हो रहा है एट x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 से। तो mn इज इक्वल टू y मैक्सिमम n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n। mn इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 इसमें एलसीएम ले लेते हैं n प्लस 1 तो ये हो जाएगा n टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 टू दी पावर n। अब ये हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n कॉमन लेकर के काट देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। अब लिमिट लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 अपॉन e इज इक्वल टू 1 अपॉन e इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखा आपने 12th क्लास में जाकर के हमने सुप्रीमम निकाला जो कि mn की वैल्यू है और mn में जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकाली तो 1 अपॉन e आया जो कि 0 नहीं है। और हमारा mn टेस्ट कहता है कि जब लिमिट लगाने पर 0 आएगा तो कन्वर्जेंट होगी और अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। बाय mn टेस्ट sequence fns does not uniformly convergent on close interval 0, और इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है।